नमस्कार दोस्तों। पहले हम पिछली क्लास का एक बार रिवीजन देखें। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ा थे? पिछली क्लास में हमने देखा था, हम पढ़ रहे थे निम्न पुरापाषाण काल को, जिसे हम लोअर पैलेलिथिक एज कहते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल को हम लोगों ने देखा था। दैट इज लोअर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज। इसके बाद आता है वो ड्यूरेशन जिसे मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। बेसिकली अंतर क्या है? अंतर यही है कि भाई जो पत्थर हैं, जो स्टोन टूल्स हैं, स्टोन टूल्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोर कल्चर था, है ना? क्या था? कोर कल्चर। अब हमने देखो, इससे पहले हमने देखा था कि इसकी खास बात क्या है कि इसे कोर कल्चर भी कहते हैं। क्या कहा गया? इसे कोर कल्चर कहा था हमने, क्योंकि पत्थर के कोर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी को हमने, चूंकि सोहन नदी में बहुत कुछ मिला, तो इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी है। दैट इज सोहन कल्चर। इसे सोहन कल्चर भी कहा हमने, इसे कोर कल्चर भी कहा। हम देखते हैं कि इसको नॉर्थ और साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग दो भागों में, नॉर्थ प्लस साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग उसको हमने दो भागों में बांटा। जो नॉर्थ इंडिया वाला था उसको हमने क्या कहा? चापर चपिंग संस्कृति कहा। और साउथ में हमने एक कल्चर देखी जिसे हमने हैंड एक्स कल्चर कहा। क्या कहा? हैंड एक्स कल्चर। बात समझ में आई? चापर चपिंग संस्कृति और हैंड एक्स कल्चर कहा हमने उसे। अब इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में लोअर के बाद अपर पैलेलिथिक, सॉरी, लोअर पैलेलिथिक एज के बाद मिडिल पैलेलिथिक एज आता है, मध्य पुरापाषाण काल। क्या आता है जी? मध्य पुरापाषाण काल। दैट इज मिड पैलियोलिथिक एज। ये जिस पत्थर का हम कोर का प्रयोग कर रहे थे, आपको हमने बताया था ये बात कि हुआ क्या था। एक पत्थर है, एक पत्थर है जिसे हमने पेबल्स कहा था, और जब इसको चारों तरफ से तोड़कर इसके कोर वाले हिस्से का हमने इस्तेमाल किया था। ये जो इसका कोर वाला हिस्सा है, इसके चारों तरफ की ये चीजें हटा दी गई, तो बीच में जो था, फिर हमने कोर वाले हिस्से का इस्तेमाल किया। ये इसके किनारे थे, ये इसके फलक थे। ये क्या थे? ये फलक थे, जिसे फ्लेक कहते हैं। दीज आर द फ्लेक्स। एंड ये जो बीच वाला हिस्सा था भैया, द मिडिल पार्ट ऑफ दिस स्टोन, दिस पेबल इज नोन एज द कोर। इसे कोर कहा गया, और इसी के आधार पर ये संस्कृति थी, कोर संस्कृति। अब चूंकि समय बदल रहा था, धीरे धीरे बर्फ भी जो है अब पिघलने लगी थी, तो चूंकि अब इसके लिए इन बड़े पत्थरों की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर, रिक्वायरमेंट ऑन द फ्लेक्स। इसीलिए इस समय में जो पत्थरों के हथियार थे वो फलक के बने। इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं, इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसे ही फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इट इज नोन एज द फ्लेक कल्चर। इसे फ्लेक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसी को भैया हम फ्लेक संस्कृति भी कहते हैं। इसके क्षेत्र कौन से हैं देखिए। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं
प्रमुख क्षेत्र हैं नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र में है। कौन सा है जी? नेवासा। दिस कल्चर इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक कल्चर, है ना, ये लिख लेना इसको एक पॉइंट बना के। दिस कल्चर इज नोन एज द फ्लेक कल्चर ऑल्सो। नेवासा। ठीक है। और मिर्जापुर की घाटी। मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश का सिंगरौली। सिंगरौली। ठीक है। बेलन नदी घाटी को तो आप भूल ही नहीं सकते। बेलन नदी घाटी को आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, टेक्स्ट बुक कही गई है। चलिए, उसके बाद आता है उच्चपुरा पाषाण काल। कौन सा है जी? उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल। दैट इज अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक चीज को समझ लें कि हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे हैं। स्टोन एज के 3 फेज हैं, दैट इज पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। हम पैलियोलिथिक एज के बारे में ये देख रहे हैं कि पैलियोलिथिक एज के 3 पार्ट हैं, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, दैट इज अपर पैलियोलिथिक, है ना। क्योंकि ये लगभग 4,90,000 साल पुराना समय है। और कब से? 5,00,000 बीसी से 4,90,000 साल तक इतना लंबा समय रहा, इसीलिए हमने इसको 3 भागों में इसको बांट कर चले हैं। ठीक है, आइए साहब। देखिए, उच्चपुरा पाषाण काल। अब क्या हो रहा था? अब धीरे धीरे हिमयुग की समाप्ति हो रही थी। हिमयुग कम हो रहा था। द आइस एज came to end in this age. इस टाइम पीरियड में आइस एज क्या हो रहा था? वो अब समाप्त हो रहा था। इस ड्यूरेशन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय में घटित हुई। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये कहूं कि आग की खोज हुई, आप में से आधे लोग कहेंगे कि ये आग की खोज करना इंसानी बस की बात नहीं है। आग पहले से ही थी। आग की खोज कोई कैसे कर सकता है? तो पहले से ही रही होगी। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें इस समय की हैं। एक तो होमोसेपियंस का आना। होमोसेपियंस, हम कौन हैं? इसी समय में होमोसेपियंस आए। और साथ में हम ये देख सकते हैं कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका में चित्रकारी, द पेंटिंग्स इन भीमबेटका, भीमबेटका। भीमबेटका में एक बात याद रखिए, लोग जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि द भीमबेटका आर रिलेटेड टू अपर पैलियोलिथिक एज। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, भीमबेटका में इंसानी रहने की शुरुआत हो गई।
लेकिन इंसान फिर अब लगातार भीमबेटका में रहेगा, लगातार भीमबेटका में रहेगा। भीमबेटका का जो संबंध है वो फिर सिंधु घाटी सभ्यता तक, मतलब जब जब अब मानव आगे बढ़ेगा उनका संबंध रहेगा ही। ठीक है, भीमबेटका का यहां ध्यान रखना। इसके खोजकर्ता, दीज केव्स आर डिस्कवर्ड बाई मिस्टर वी.डी. वाकड़कर, वी.डी. वाकड़कर हैं। वी.डी. वाकड़कर हैं। कौन थे? वी.डी. वाकड़कर। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कई बार ये पूछते हैं कि कैसे कलर्स का प्रयोग हुआ होगा। जो रंग प्रयोग हुए थे, जो कलर प्रयोग हुए हैं, दीज आर द नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स प्रयोग हुए हैं, नेचुरल कलर। ठीक है, और इन्होंने हर उस चीज की इमेज बनाई जिससे ये डरते थे, है ना। हर उस चीज की इमेज ये बना रहे हैं जिसके ये जानकार थे या जिससे ये डरते थे। हाँ, ये याद एक चीज और याद रखना, आग की खोज का भी जिक्र आता है ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आग की खोज जो है, आग का प्रयोग बड़ा मायने रखता है। खोज का तो चलो जाने देते हैं, लेकिन आग का प्रयोग करना अपने आप में मायने रखता है कि भाई आग के प्रयोग कब शुरू हुआ है। तो न्योलिथिक एज से ये लोग पूरे आग का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक जगह पड़ती है लोहदा नाला, इसी टाइम पीरियड में एक जगह मिलती है, हड्डी से मूर्ति बनाने का प्रारंभ होता है। हड्डी से मूर्ति, फ्रॉम बोन। ये लोहदा नाला से मिलती, और ये गोडेस की मूर्ति है। कुछ लोगों ने इसे भाला भी कहा है कि ये तो भाले जैसी लगती है, लेकिन लोगों ने कहा कि हड्डी से बनी हुई मूर्ति है, ये लोहदा नाला से मिलती। तो ये पूरी कहानी है उच्चपुरा पाषाण काल की। और उच्चपुरा पाषाण काल के आखिर तक आते आते हमें कुछ बातें समझ में आ गई कि देखिए, हम 5 लाख बीसी की बात कर रहे हैं आज से करीबन। अच्छा जी, तो ये जो सर जो अपर पैलिथिक एज, हम कहाँ तक आ गए हैं? हम कमोबेश 8,000 बीसी तक आ गए हैं, 10,000 बीसी तक। यानी कि अगर हम आज देखें तो सर आज से कितना साल पहले की हम चर्चा कर रहे हैं? 12,000 साल पहले। ओके, तो थोड़ा पीछे की तरफ आइए। हाँ, क्योंकि सर बीसी में तो पीछे आया जाता है ना, मैंने कि हाँ पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब हम आएंगे, इतना सब होने के बाद होमोसैपियंस आ चुका है, आइस एज पिघल चुकी, आइस धीरे धीरे पिघल रही है, नए जीव जंतु आ रहे हैं, घास आ रहे हैं, इंसान की फितरत बदल रही है। वो फितरत बदली मध्य मध्य पाषाण काल में आते आते। आइए हेडिंग डालते हैं, मध्य पाषाण काल। मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। ठीक है, देखो दादा, देखिए इस काल के खोजकर्ता इस काल के जो खोजकर्ता हैं, इंग्लिश में अभी लिख रहा हूं, एक बार पहले हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में लिखूंगा। C.L. कलाइयल हैं। C.L. कलाइल। This duration, this was discovered by C.L. कलाइल। छोटी सी बात मैं बता दूं, आई एम सफरिंग फ्रॉम द सीवियर बैक पेन। मैं एक बहुत जबरदस्त कमर दर्द से जूझ रहा हूं, है ना। अगर क्लास थोड़ी सी छोटी हो तो
तो क्या बोलते हैं उसको, माइंड मत करिएगा। क्लास थोड़ी सी छोटी हो सकती है, इसके पीछे की वजह क्या है, एक सीवियर बैक पेन है मुझे। डॉक्टर ने तो पूरा बेड रेस्ट बताया, बट मैं ले नहीं रहा हूँ क्लास के लिए। तो पूरा करा के पूरा बेड रेस्ट पे जाइए, मैं नहीं ले रहा। देखिए इस टाइम पीरियड की एक खास बात क्या है, इस टाइम पीरियड की दो खास बातें हैं। इस टाइम पीरियड की खास बात, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस एज। तो इस टाइम पीरियड की खास बात यह है, हिमयुग की समाप्ति। हिमयुग की समाप्ति, द एंड ऑफ आइस एज। क्या है जी, आइस एज की समाप्ति हो रही। अच्छा, जब हिमयुग की समाप्ति हो रही है तो यहीं से देखिएगा वनस्पतियों का प्रकार बदल जा रहा। वनस्पति कौमा जीव जंतुओं का आकार बदल रहा है। जीव जंतुओं का क्या बदल रहा है, आकार बदल रहा है। का आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। द फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन, ऑफ वेजिटेशन एंड द शेप ऑफ एनिमल। इज चेंजिंग। फ्लोरा एंड फोना भी जिसे कह देते हैं, इज चेंजिंग। अब यहां से क्या बदलाव यहां देखने को मिले, बहुत ध्यान से देखिए। जब आप देखते हैं कि जो वेजिटेशन का प्रकार बदल गया, द न्यू ग्रासलैंड्स, नए जो वो थे आपके घास के मैदान आगे आए, है ना, नए घास के मैदान आए। कौन क्या आते हैं, न्यू ग्रासलैंड। ठीक है। अब जब नए घास के मैदान आए तो छोटे छोटे जानवर भी सामने आए, जैसे चूहे, खरगोश, बिल्ली, ये सब आते हैं, है ना। नए छोटे आकार के जंगली जानवर आए। द स्मॉल शेप ऑफ एनिमल, सामने आते हैं। छोटे छोटे आकार के जो जानवर थे वो सामने आए। अब एक बात सोचो, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। मान लो कि छोटे आकार का जानवर है ना। जैसे एक चीज हाँ याद रखिएगा, अभी एक मेरे याद आई, जो उच्च पुरा पाषाण काल है, इसे ब्लेड कल्चर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लेड कल्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लेड कल्चर। क्या कहते हैं, इसे ब्लेड कल्चर कहते हैं, है ना। तो आपने कोर का इस्तेमाल किया, फलक का, लेकिन जब आप छोटे छोटे आकार के जानवरों को आप देख रहे हैं तो एक बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि दादा अब क्या होगा ना, अब हमें छोटे आकार के ऐसे स्टोन टूल चाहिए जिनसे हम इनका शिकार कर सकें। अभी ऐसा थोड़ी है कि तुम एक बिल्ली को मारने, मतलब भगवान, मैं जो है क्या नाम है, किसी प्रकार की पशु हिंसा का विरोध करता हूं, पहले तो ये समझिएगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि मान लो आप किसी बिल्ली को जो है लेके जा रहे हो मारने के लिए, इतना बड़ा पत्थर लेके, पता चला शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, तो ये संभव नहीं है ना। तो छोटे आकार के जानवर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो छोटे आकार के जानवर हैं
तो पत्थरों के उपकरण भी छोटे हो गए। ठीक है, तो स्मॉल शेप ऑफ टूल्स, द स्मॉल शेप ऑफ स्टोन टूल्स, जिन्हें हम माइक्रोलिथिक्स कहते हैं। जिन्हें हम सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं, द माइक्रोलिथ्स। यही सवाल बहुत बार पूछा कि माइक्रोलिथिक किस ड्यूरेशन की विशेषता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि माइक्रोलिथ जो हैं किस ड्यूरेशन की विशेषता है। तो माइक्रोलिथ्स आर द स्पेशल फीचर ऑफ द मीसोलिथिक। तो मीसोलिथिक में क्या है, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स। आइए साहब आगे देखिए। तो ये देखते हैं, यहीं पर याद रखिएगा कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण इस काल की विशेषता है। माइक्रोलिथ आर द फीचर ऑफ दिस एज। माइक्रोलिथ इस काल की वजह से कौन से माइक्रोलिथ्स आपको देखने को मिलते हैं, देखिएगा। जैसे शेप कैसी थी, जैसे ट्रायंगुलर शेप के हैं, अर्धचंद्राकार हैं, ट्रेपेजियम शेप के हैं। ऐसे माइक्रोलिथिक जो हैं आपको देखने को मिले, इस प्रकार के ये आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां से एक पॉइंट और जो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ये बताओ, ये जो शेप है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ऑब्वियस बात है सर, इनको फेंक कर चलाया जाएगा। इनको फेंक कर चलाया जाएगा, ये बात सच है। और इसी समय धनुष बाण का भी आविष्कार होता है, क्योंकि इनको फेंक कर चलाएंगे तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी आती है। प्रक्षेप्य तकनीक आई। प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी क्या आती है जी, प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, और धनुष बाण की खोज हुई। आंशिक रूप से खेती शुरू होती है। आंशिक रूप से खेती, पार्शियली
आंशिक रूप से खेती शुरू हुई, पार्शियली एग्रीकल्चर। नोट कीजिएगा, सबसे पहले जौ की खेती हुई। पार्ले। यहीं से पता चलता है कि इंसान ने ना क्या किया है। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा हूं। एक टर्म आप समझो, एक टर्म होती है संस्कृति, क्योंकि अब इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संस्कृति वर्सेस सिविलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में सभ्यता कहते हैं। अगर आप कभी देखो, इसे इंग्लिश में कल्चर कहते हैं, तो जनरली ऐसा लगता है कि दोनों बातें एक ही तो हैं, क्या अंतर है? दोनों बातें एक ही तो हैं, क्या अंतर है? बट ह्यूज डिफरेंस है। देखो दादा, क्या होता है, संस्कृति क्या है? किसी इंसान का रीति रिवाज है, किसी इंसान का कोई रीति रिवाज है, जिसे कस्टम हम कहते हैं, तो वो संस्कृति कहलाएगा भैया। कोई रीति रिवाज आ गया, है ना? कोई विचार है, कोई कोई विचार है आपका, कोई रीति रिवाज है आपकी, कोई सोच है आपकी, कोई संस्कार है आपका, ये सब क्या है? ये सब कल्चर में आते हैं। ये एक प्रकार के भाव हैं जो नष्ट नहीं हो सकते। उसी क्रम में अगर हम ये देखें कि भाई सभ्यता क्या होती है, तो ये अलग चीज होती है। सभ्यता क्या है दादा? सभ्यता जो भौतिक चीजें हैं, कोई इमारत हो गई, इसी रीति रिवाज से कोई इमारत है, कोई मंदिर आपने बनाया है, कोई मस्जिद आपने बना दी है, कोई घर आपने बनाया है, कुछ भी आपने बनाया जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, वो सब सिविलाइजेशन है। और कभी भी याद रखना, आपने शब्द सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। याद रखना, संस्कृतियां बहुत लंबे समय तक चलती हैं, संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती, और हमेशा पतन सभ्यता का होता। हमेशा पतन किसका होता है? सभ्यता का। इनका हमेशा पतन होता है। इसका पतन हो जाता है, हमेशा तो नहीं लेकिन हो जाता है। इसका पतन होता है, संस्कृति का पतन नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा। कोई कह रहा जी हमारे घर में मेला लग रहा है, कोई कहता जी हमारे घर में हवन हो रहा है, हम मंत्र पढ़ते हैं, हम दुआ सलाम करते हैं, ये सब आपकी संस्कृति। आपको पढ़ना चाहिए, आपके अपने विचार है, आपकी संस्कृति है। और आपने पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी बना ली, वो आपकी लाइब्रेरी तो दीवार है ना, ढांचा है। वो क्या है? वो आपकी सभ्यता है। और याद रखिएगा, नदियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। नोट करके लिखो, मैं लिखवाऊंगा, वैसे आगे बताऊंगा अभी। नोट, नदियां सभ्यताओं का पालना है। नदियां सभ्यता का पालना कही गई। द रिवर्स आर द कार्डेल ऑफ सिविलाइजेशंस। नदियां जो होती हैं, उन्हें सभ्यता का पालना कहा गया। आइए, तो समझ गए, इसको याद रखिएगा, ये चीजें समझने की है। देखिए, तो सबसे पहले जौ की खेती हुई, और साथ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पशुपालन प्रारंभ हुआ। दैट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सबसे पहले जो पशु पाला गया वो कुत्ता था।
सबसे पहले कुत्ता पाला गया? ठीक है, देखिए इसके उदाहरण कहां से हैं? राजस्थान के बागौर से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, कहां से? द बागौर ऑफ राजस्थान, आदमगढ़। यहां से इसके साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आइए साहब, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, कि गुफाओं गुफाओं से भी इस काल के उपकरण मिलते हैं। द केव्स ऑफ भीमबेटका also related to this age। बच्चों, मैं आपको एक सूचना दे दूं भाई, मैं सीवियर बैक पेन से गुजर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ये कहा कि भाई तुम्हें खड़ा नहीं रहना है, बट मैं क्लास बंद नहीं करूँगा। ठीक है, बट 2 4 5 दिन मुझे आराम मिल जाएगा। अब थोड़ी सी क्लास छोटी एडजस्ट कर ले, इतना तो कर लोगे? मुझे भरोसा है, मैं बंद नहीं करूँगा, निश्चिंत रहो, क्लास की छुट्टी नहीं होगी। बट 2 4 दिन ऐसे एडजस्ट कर लो कि थोड़ा छोटी क्लास। लिटरली डॉक्टर ने बोला कि आपको खड़ा बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, चलिए भैया, धन्यवाद। इसके आगे जो इसके कुछ साइट्स रहती हैं, कल वाली क्लास